पॉडकास्ट विद आकाशवाणी छतरपुर। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता, रंगमंच कलाकार और कंटेंट क्रिएटर अप्रतिम मिश्रा यानी गुड्डू भैया। तो अप्रतिम मिश्रा यानी गुड्डू भैया, आपका स्वागत है आकाशवाणी छतरपुर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मैं बोलूं उससे पहले अपने गुरुजी महाराज को प्रणाम यहीं से कर रहा हूं और उनका मंत्र जप करके उनका नाम लेके शुरुआत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अप्रतिम। तो अप्रतिम, हम शुरुआत करते हैं जैसा कार्यक्रम को करना चाहिए। जी, कहाँ आपकी परवरिश हुई, कहाँ आपका बचपन बीता, इससे शुरू करते हैं। और आप इस पायदान तक जहाँ पहुँचे हैं उसमें कौन कौन से शहर, कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से स्थान आपके मुकाम पर आए हैं? जी, सबसे पहले शुरुआत जो हुई वो सागर, बुंदेलखंड सागर मध्य प्रदेश से। जी। जन्म स्थान सागर है। पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने के बाद मैंने शुरुआत करनी चाहिए कि मैं इंजीनियर बनूं। 12वीं के बाद सोचा इंजीनियर कर लें। करने गए तो उसमें मन नहीं लगा। वो छोड़ने के बाद फिर मैंने सोचा चलो कंप्यूटर में बीसीए में गया। मैं बीसीए करना चाहा। यूनिवर्सिटी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है उसमें भी अपना ले लिया हमने एडमिशन। तो वो भी छोड़ दिया। फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मुझे लग रहा था कि शायद हम किसी चीज़ के लायक हैं भी या नहीं। फिर अचानक से श्री माननीय गोविंद नामदेव जी उसी वक्त 2013 के समय एक वर्कशॉप लगाई उन्होंने। तो उसमें ऑडिशन रखे गए। तो उसमें मैंने सोचा चलो इसको करके देखते हैं। थोड़ा बहुत तो हम कर लेते थे हंसी मजाक दोस्तों में, मोहल्ले में। तो करने के बाद ऑडिशन दिया। ऑडिशन में हम सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद फिर उसमें 30 दिन तक की वर्कशॉप लगी। एनएसडी की वर्कशॉप थी। उसमें एक प्ले तैयार किया गया। हमारे फ्रीडम फाइटर हैं मधुकर बुंदेला, उनकी जीवन के ऊपर से वो नाटक तैयार था जिसका नाम था मधुकर कौकटक, जिसमें एक छोटी सी भूमिका करने को मिली। उसके बाद फिर मैंने थिएटर वाले जीवन में रंगमंच में कदम रखा। रंगमंच में कदम रखने के बाद फिर लगातार उसी से हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई कंप्लीट की। फिर थिएटर भी करते रहे, सीखते भी रहे। फिर हम निकल गए मुंबई। जी जी। मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद वहाँ की जो हमने जीवन देखा तो मैं थोड़ा सा हतप्रभ ये भी रह गया कि यार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी नहीं कभी, इतने सारे लोग देखे नहीं। तो डर लग रहा था कि यहाँ कैसे क्या करेंगे। लोग बाग तो बोलते थे भगवान के आशीर्वाद से कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम्हें काम मिलेगा। तो मैं कोशिश में लग गया। फिर ऑडिशंस वगैरह दिए। फिर 1 साल के बाद मुझे एक फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम है कटहल, कटहल, जो 2023 में आई। वो उस नेटफ्लिक्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, आपने शायद देखी भी होगी। देखिए। उसमें एक पनवाड़ी का कैरेक्टर था जिसका नाम था रिंकू चौरसिया। तो वो वहाँ से काम करने के बाद फिर एक और वेब सीरीज़ की खौफ, फिर उसमें पार्ट किया मैंने डॉक्टर का। फिर एक और आई दोपहिया, उसमें भी वेब सीरीज़ में काम किया। लगातार काम मिल नहीं रहे थे। काम मिलता था मुंबई में, लेकिन फिर उसके बाद ये हो जाता था फिर इंतज़ार, अब कब मिलेगा, अब कब मिलेगा। और उम्र बीतती जा रही, समय भी बीतता जा रहा है। तो सोचते थे कि क्या करें। फिर यहाँ पर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी हुई। घर पर ऐसा हुआ कि पापा का रिटायरमेंट हो गया। घर पे ज़रूरत भी थी। अब बड़ा बुरा लगता था कि अभी भी घर से पैसे मंगा के ही जीवन जी रहे हैं, तो फिर शर्म की बात है। फिर हम वापस लौटे सागर में। वापस लौटने के बाद समझ नहीं आ रहा था क्या करें, वापस जाएं या ना जाएं। फिर हमारी मुलाकात हुई राघवेंद्र सिंह लोधी जी से, जो अभी हल्ले दाऊ के नाम से मशहूर हैं। और हम दोनों ने ये प्रयास किया, वो तो बनाने लगे थे, फिर हम दोनों ने ये प्रयास किया कि अब दोनों साथ में मिलके बनाते हैं। और ये रखा था कि हम अच्छी वीडियो बनाएंगे, लोगों को पसंद आनी चाहिए। तो वो फिर जब शुरुआत किया तो उसके बाद से फिर ये लगा कि हाँ, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और लोगों को फिर प्यार मिलने लगा। और आज आप देख ही रहे हैं कि अब निरंतर हम वीडियोस ही बना रहे हैं। आपने जैसा बताया कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगा, तो शायद वो इस कारण से क्योंकि आप पढ़ने के लिए नहीं, कला के लिए बने हुए थे, अदाकारी के लिए बने हुए थे। इस कारण जो है उसमें एक कलाकार की संभावना कम रहती है कि उसका मन पढ़ाई में लगे, उसको अपने मन की कला की साधना करने को मिल जाती है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है। आपने बताया, आपने मुंबई का वाकया बताया कि वहाँ की आबो हवा आपको ठीक नहीं लगी, फिर आप सागर आ गए। आप किस वर्ष में लौटे हैं सागर? मैं सागर लौटा था 2024 जनवरी, जब तक इंटरनेट और ये आ चुका था, इंटरनेट का और रील्स वगैरह का आ गया। हाँ। तो आप जब आपने मुंबई से सागर आने का किया, तब क्या आपके दिमाग में था कि आप ये करेंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे? ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन वहाँ मुंबई में ही मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि आपको सोशल मीडिया पे होना होगा।
क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि अब ये कला तो कम हो रह गई है, बिज़नेस का क्षेत्र ज़्यादा बन गया है, मतलब व्यापार होने लगा है कि तुम्हें अगर हम अपनी फ़िल्मों में ले रहे हैं, तो तुम कितना हमें व्यवसाय करके दे सकते हो। कितने लोग तुम्हें जानते हैं या हम तुम पे पैसा लगा रहे हैं, तो उस वो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये चीज़ समझ में अब मैं सीरियलों में भी काम किया, आपने नाम सुने होंगे, कुमकुम भाग्य आता था, एक साथिया साथ निभाना, इमली, काव्या, ऐसे छोटी-छोटी भूमिकाएँ करते थे उन सीरियलों में कि टीवी पर दिख जाएँ। फिर जब उसकी पेमेंट जो होती थी वो 3-3 महीने बाद, 90 दिन बाद हाँ, पेमेंट होता है। तो वो चीज़ बड़ी खटकने लगी थी, तो पूछा हमने कि भाई मैं क्या करूँ? तो कह रहे आप सोशल मीडिया पे हो? मैंने कहा नहीं, मतलब हाँ, आईडी बनी है। कह रहे नहीं, आपके कितने फॉलोवर हैं? मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपको बड़ी भूमिकाएँ मिल सकती हैं, ऐसा मुझे पता लगा। तो मैंने कहा उसके लिए क्या करें? कह रहे आप वीडियोज़ बनाओ। मतलब मुंबई का पूरा ट्रेंड बदल चुका था। हाँ, बिल्कुल। अब उन्हें आपकी कला से कोई लेना देना नहीं, नहीं, नहीं। आपके कितने फॉलोअर्स हैं उस पर आपको रोल डिपेंडेंट होगा। बिल्कुल। अब आगे की क्या मतलब वहाँ पे क्या अंदर की बातें होंगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगा मैं ये बताया। फिर उसके बाद जब सागर लौटा तो सागर में मैंने सोचा कि अपने बुंदेलखंड से जुड़ी हुई मतलब हादसे में कई बातें ऐसी निकल जाती हैं। अपन लोग अगर बैठे हैं और हुँ, निकला ऑटो में बस स्टैंड तक भी चले गए तो ना जाने 2-3 बार हँस लेते थे अपनी ही बातों पे। बिल्कुल। तो हमने कहा कि रोज़मर्रा की चीज़ों में भी ऐसी बातें निकल आती हैं जिस पे अगर कोई उदास है या किसी को किसी टेंशन है तो अगर वो 2 मिनट के लिए हँस दे तो ये मैं मानता हूँ कि ये परोपकार की बात है। तो फिर ये जब दिमाग में ज़हन में आया कि यार हम वीडियो बनाएँगे बुंदेलखंड के ऊपर से तो उसमें 2 काम हो जाएँगे, सोशल मीडिया भी हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और लोगों को हम एक अच्छी-अच्छी हँसती-खेलती कॉमेडी भी दे पाएँगे साफ स्वच्छ वाली। तो फिर यहाँ से हमने ये डिसाइड किया कि नहीं अब हम यही काम करेंगे। फिर बाद में पता चला इससे पैसे भी मिलते हैं तो फिर हमने कहा हाँ, सोने पे सुहागा वाली सोने पे बात। हाँ सुहागा। जी। मुख्य उद्देश्य आपका ये था कि आपको अपनी कला का प्रदर्शन बस, करना था, बस, उसके कारण आपको पैसा मिला, उसने और मोटिवेट बस किया ये आपको। बात थी। तो आप जब सागर लौटे तो आपको मिले राघवेंद्र। राघवेंद्र भी क्या पहले से कला के क्षेत्र में रहे हैं? हाँ, राघवेंद्र भैया का ऐसा है कि वो तो मतलब उन्होंने भी थिएटर ही किया और अच्छा, वो अच्छा। दमोह के पास बटियागढ़ वहाँ के रहने वाले हैं और वो वीडियो भी बनाते हैं, साथ-साथ वो पीएचडी भी कर रहे हैं और उन्होंने नेट भी निकाला हुआ है जो परीक्षा होती है। तो उनका एक तो भगवान की कृपा ऐसी है कि वो थोड़े से भगवान ने ही उनको इतनी अच्छी कला दी है कि वो कुछ भी ना बोलें, केवल हँस दें या हाँ, थोड़ा-सा देख दें तो हँसी आ जाती है। हँसी आ वो जाए। बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो हम दोनों की जोड़ी जब बनी और फिर दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब बनाते हैं। अच्छा राघवेंद्र भैया थोड़ा पहले से भी बनाने लगे थे। अच्छा, वो अपने गाँव में बनाते थे और उनकी कुछ वीडियो जो थी तो बहुत पसंद करते थे लोग। उनके साथ एक चाचा करके थे, उनके काका हैं जो भी हैं, तो वो साथ में बनाते थे। फिर वो सागर जैसे ही हमसे मुलाकात हुई तो हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि अब अपन साथ में बनाएँ। तो उन्होंने कहा कैसे क्या करेंगे, क्या सोचा है तुमने? हमने कहा यार ऐसे-ऐसे करते हैं, आप एक कैरेक्टर है हल्ले और मेरा नाम रहेगा गुड्डू। मतलब मेरे घर में भी बोलते हैं हाँ, हाँ। कि गुड्डू। तो फिर उस नाम से हमने हल्ले और गुड्डू की कॉमेडी जो शुरू की, तो फिर अब लोगों तो को राघवेंद्र पसंद जी है। के घर का नाम भी हल्ले है क्या? नहीं, नहीं, उन्होंने हल्ले का मतलब ये होता है जो घर में नहीं बोलते, छोटा होता है जो, अच्छा, अच्छा, हल्ले। हल्का। हाँ, हल्का, हल्ले। तो वो ऐसे चल गया तो हल्ले दाऊ। तो जब से अच्छा, अच्छा। हो गया वो फेमस तो तो हुँ, आपकी और जो राघवेंद्र जी है, हल्ले दाऊ जो है, जी। आप मतलब आपका जो मुंबई से लौटने के बाद पहली मुलाकात वहीं हुई थी, इससे पहले आपका परिचय नहीं रहा? नहीं पहले परिचय था। अच्छा उनके बड़े भाई यशवेंद्र सिंह लोधी, अच्छा, वो हमारे साथ थिएटर में थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उनके जब मैं ऐसे जाता रहता था यूनिवर्सिटी में जब थिएटर होते थे तब ये मिलता था हमें राघवेंद्र भाई, मतलब हमसे तो उम्र में छोटे हैं। तो मिलते थे तो ये अपनी कविताएँ रिकॉर्ड करके हमें सुनाते थे कि यार अप्रतिम भैया या दे करिए रिकॉर्ड। हमने कहा अच्छा भैया तुम सोशल मीडिया पे करो, अच्छा रहेगा। पहले हाँ, ऐसी बात थी हाँ, नॉर्मली, हाँ। ज़्यादा वैसी बातचीत नहीं होती थी। उसके बाद जब मुंबई से लौटे फिर उसके बाद हमारी उनसे ऐसी मुलाकात हुई। फिर हमने जब उनकी वीडियोस देखा तो हमने कहा यार तो ये तो अपने ही थोड़ा-सा टच वाले आदमी हैं कि अपन भी हँसाने वाले मूड में रहते हैं लोगों हुँ, को, हुँ। ये भी इनकी कला भी है, तो दोनों मिलके करेंगे तो कुछ अच्छा निकलेगा। तो शुरुआत में जब आपने वीडियोज़ बनाए होंगे, तो एकदम से तो आपको व्यूअरशिप और ये सारी चीज़ें मिली नहीं होंगी। हुँ, ये हुँ। कितना वक़्त लग गया आपको इतना स्ट्रगल करते हुए? वक़्त तो ये मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हूँ, लेकिन अभी मुझे तो नहीं लगता। नहीं। लेकिन लोग बाग बोलते हैं तो ठीक है, उसी को लेके मैं बोलता हूँ कि जब शुरुआत की तो विश्वास ये था मुझे कि अगर हम अच्छी चीज़ बनाएँगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग बाग उसकी तारीफ़ करेंगे और वो ये कहेंगे तुम लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो। और वही हुआ आज। हमने वो फ़ोकस इस बात पे किया था, हमने ध्यान इस बात पे दिया कि हमें वीडियो बनाना है तो ऐसी वीडियो जिसमें लॉजिक हो, जिसमें गाली-गलौच ना हो, जिसमें मतलब वल्गैरिटी ना हो और जो हम अपने माँ-बाप को दिखा सकें,
ऐसी वीडियो परिवार को forward परिवार कर सके। हमारा परिवार देख सकता है, इसका मतलब सभी देख सकते हैं, महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, बड़े भी, छोटे भी, सारे लोग। तो ये जहन में जरूर रखा। निश्चित तौर पर जब आपने सागर में ये कंटेंट बनाना शुरू किया तो भी आपने घर से ही पैसे लेना शुरू किए होंगे या किसी से उधार ले करके? जी। कभी आपको अगर इनकम शुरू नहीं हुई तो आपको ये डर नहीं लगा कि अगर ये नहीं चला तो क्या? यहाँ पर मेरी सोच थोड़ी सी दूसरी है। जब आप कलाकार होते हैं या आपके अंदर कला है, तो कलाकार की सबसे बड़ी कमाई होती है कि सामने बैठा व्यक्ति या कोई भी इंसान वो तालियां बजा दे और खड़े होकर ये कह दे कि मजा आ गया, तो वो पैसे से बढ़कर होता है। पैसा प्राथमिकता नहीं है, कला की प्रशंसा प्राथमिकता है। कलाकार के लिए तो यही होता है, ये। लेकिन हाँ, खाने के मतलब भूखे पेट भजन नहीं होते हैं, ये बात भी है। तो लोगों से भी सुनते थे, पता था कि सोशल मीडिया पे एक समय बाद पैसा मिलता है और मिलेगा, लेकिन अगर हम चीज़ अच्छी देंगे तो हम लंबे समय तक बने रह सकते हैं, ये विश्वास था। तो हमने प्राथमिकता उसको दी कि हम पैसा भी रुक जाएं, हम इस पे दें कि हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हमें लोगों को हंसाना है, मतलब लोग हमसे आके बोले यार मज़ा आ जाता है। मैंने अगर कोई कंटेंट देखा है, मैंने कोई वीडियो देखा है, जी। मैं अगर अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को फॉरवर्ड कर सकता हूँ तो निश्चित तौर पर उसका दायरा बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें ऐसा कंटेंट वल्गैरिटी है, जैसा आपने कहा गाली गलौच है, तो निश्चित तौर पर मैं उसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा जो मेरा परिचित है या रिश्तेदार है, तो उसकी कंटेंट की रीच तो वैसे भी कम हो जाएगी। क्यों नहीं करते हैं बाकी लोग कि कंटेंट को बहुत साफ सुथरा बनाएं? अब इस पे मैं ये बोलूँगा कि एक तो थोड़ी सी दिक्कत ये है देखने सुनने वालों को कि वो कुछ ऐसे शब्द ले आए जो हम आम बड़ों के सामने नहीं बोल सकते, दोस्त यारों में बोल सकते हैं। तो उस चीज़ की प्राथमिकता कौन दे देता है? जो अभी न्यू कमर्स लोग हैं, उन्हें लगा हाँ 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 मज़ा आया, अरे वाह बिल्कुल, देख वो फॉरवर्ड कर देते, ले तुम्हारी बात हो गई, जब देखो तुम्हारे लाने आई जब वीडियो। कल के दिन आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा, और कल के दिन वही वीडियो आपके बच्चे देखें या आपकी बेटी देखेगी, तब आप उसको क्या जवाब देंगे? मेरा कहना ये रहा हमेशा से, और हमें खुशी होती है इस बात की कि हम ऐसी चीज़ नहीं बना रहे हैं जिससे किसी को ये लगे कि क्या बना दिया है। और अगर कोई महिला या बच्ची या लड़की कोई भी देख रही है, वो फुल वॉल्यूम पे हमारी वीडियो देख रही है, इसका मतलब ये हमारी सफलता है, और बहुत कम होता है ऐसा। इस तरीके कंटेंट आप बनाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग इसमें होती है, कंटेंट बनाने में चैलेंज जो होते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, साउंड रिकॉर्डिंग, फिर एडिटिंग। तो इसमें आपकी टीम है कोई जो काम करती है साथ? जी हाँ, टीम है हमारे, मेरे कैमरेमैन भैया हैं, उनका नाम है आशीष तिवारी जी, और वही एडिटर हैं, बहुत अच्छी एडिट करते हैं आशीष तिवारी, सागर के रहने वाले। और जो कंटेंट बनाने की बात है या फिर जो स्क्रिप्ट राइटिंग की वो बात है, वो हम सभी मिलके करते हैं, मैं, शुभम और हल्ले, तीनों के पास ह्यूमर भगवान की कृपा से अच्छा हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब समोसे वाली एक सीरीज़ है जिसके लिए बहुत चर्चा होती है समोसे वाली की, तो उसमें हमेशा ये रखा कि कई लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि भैया कभी तो खा लें दो समोसा, कभी तो खा लें दो, कब खान दोगे ये बताओ। तो हमने एक बार हंसी मजाक में ऐसे ही बोल दिया था कि हमने कहा आपने डॉन फिल्म देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो हमने कहा डॉन की जगह अब आप समोसा कर दो, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो कह रहा है बस हम समझ गए। तो ऐसा था कि बनाते बनाते ये लगा कि यार समोसे वाली, मैं हर प्रकार के कैरेक्टर करता था, मैं डॉक्टर भी बनता हूँ, मैं कभी नाई भी बन गया, तो कभी टीचर बन गया, तो कभी ये बन गए, अलग अलग कैरेक्टर करते थे। तो ऐसे एक वीडियो था कि जिसमें हल्ले को परेशान करना, और उसकी समोसे को खा लिया एक दिन, फिर उसी पे दूसरा वीडियो बना लिया, फिर तीसरा बनाया। लोगों ने कहा यार कि मज़ा आता है यार, दिमाग तो देखो कैसे लगाते हैं समोसा निकालने में। फिर वो इसको इतना उसका वो पसंद किया लोगों ने कि अब ये है कि अब इंतज़ार रहता है समोसे वाली वीडियो आई, और सबको पता है कि ये खा नहीं पाएगा, बस देखते इसलिए हैं कि ये निकालेंगे कैसे ये लोग। बिल्कुल। और ये चीज़ आज ऐसी हो गई कि वो बहुत पसंद करते हैं लोग। तो कंटेंट ये है कि तीनों मिलके ही सोचते हैं, तीनों बनाते हाँ, हैं। और शुभम एक और है जो आपके साथ काम शुभम करते- शरण। शुभम शरण, तो ये शुभम शरण भी शुभम के नाम से ही आते हैं? हाँ, वो शुभम के नाम से हैं, मैं अप्रतिम मिश्रा गुड्डू भैया के नाम से हूँ, और राघवेंद्र सिंह लोधी हल्ले दाऊ, तीनों की जोड़ी। तीनों की अपनी अलग अलग आईडीज है? जी, तीनों की अलग अलग आईडी हैं, और प्रतिदिन 3 से 4 वीडियो बनती हैं जिसमें, और सबकी आईडी अलग अलग हैं, काम लेकिन सब लोग ऐसे करते हैं जैसे अगर मेरी बन रही है मेरी वीडियो, तो राघवेंद्र भैया उतनी ही मेहनत से लगेंगे हल्ले दाऊ,
उतनी मेहनत से शुभम करेगा, और शुभम की बन रही है तो उतनी मेहनत से मैं करूँगा, राघवेंद्र करेंगे, और राघवेंद्र भाई की बन रही तो उसी मेहनत से हम दोनों करेंगे। तो ये बना के रखा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। सारा अलग अलग है लेकिन एक साथ है, एक दूसरे का सपोर्ट 100% ईमानदारी से करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी सबकी अलग अलग बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं शूटिंग के वक्त या शूटिंग के बाद या पहले, या इन सारी चीज़ों में आपको कंटेंट बनाते वक्त? सबसे पहले चैलेंज तो यही रहता है कि वीडियो शूट करना है और एक समय के अंदर करना है, क्योंकि हमारे जितने वीडियोस हैं तो हमारी थोड़ी दोस्ती सूर्य नारायण भगवान से है। जैसे वो चले जाते हैं तो हम लोग भी घर चले जाते हैं। तो अच्छा, लाइट वगैरह लाइट्स की का जी हाँ। नहीं। अभी क्या हम लोगों ने लॉन्ग वीडियो की तरफ रुख नहीं किया ना, हमने सोचा है कि अभी बना, मतलब सोच तो लिया है कि बनाना है, लेकिन अभी वो टीम हमें मिली नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी ज़्यादा है उसका, हाँ, अगर थोड़ा लाइट सा शूट ये करें। है, और टाइमिंग का इशू है, क्योंकि राघवेंद्र भैया के पास भी वो समय नहीं, क्योंकि वो एकेडमिक भी जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ। और फिर मैं हूँ, शुभम है, तो सबकी पारिवारिक ज़िंदगी भी है, तो समय वैसा मिल नहीं पा रहा है। लेकिन कोशिश ये है, एक दो स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी हैं, बहुत जल्द हम लोग आने वाले लॉन्ग वीडियो पे, लेकिन अभी शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसकी बात करें। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि हमारे वीडियोस है तो वो ये पसंद आना चाहिए, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना डालना है, इसमें लॉजिक कैसे रखेंगे। जब स्क्रिप्ट तैयार हुई फिर शूट करते हैं, शूट करने के बाद आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही बनाते हैं। उसका कारण ये है, हमारे बुंदेलखंड में थोड़े से इस तरीके के भी लोग हैं कि अगर अपन उनसे बोल दें कि भैया थोड़ा सा अलग हो जाओ, आप बीच में आ रहे हो, अरे तो आ जान दो, का दिक्कत है। अब इस तरीके की होती थोड़ा तो अड़ियल फिर रवैया। हाँ, तो भैया वो बुरा न लग जाए कहीं, तो अपन कहते ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं। उन सब कारणों से बचने के लिए हम यूनिवर्सिटी प्रांगण में बनाते हैं। वीडियो शूट होती है उसी तरीके से जैसे कोई फिल्म शूट होती है, हम लोग उतनी मेहनत से करते हैं, चाहे भले एक सीन के लिए, मतलब एक डायलॉग के लिए हमें 10 टेक देने पड़े या 15 टेक देने पड़े, जब तक वो फाइनल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ते। इस तरीके से हमारा काम होता है। फिर जब वीडियो निकल के एडिट होके आती है, फिर आप पसंद करते हैं आप लोग। आपने बताया कि आप मुंबई गए, उसके पहले आपने गोविंद नामदेव जी के साथ थिएटर में भी किया हुआ है। ये अभी भी क्या ये चालू है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, रंगमंच से तो मैं जुड़ा रहूँगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है और जब तक मेरी हिम्मत है। रंगमंच नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रंगमंच ने ही मुझे पहचान दी, रंगमंच से ही मेरी शुरुआत हुई, तो वो मेरे लिए प्राथमिकता मैं उसी को देता हूँ। और रंगमंच, एक बात आपको बताऊँ, जो रंगमंच कर लेते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को रंगमंच या 6 महीने या 5 महीने या 1 साल आपको करना चाहिए, क्योंकि वो संस्कार दे देता है, ज़मीन से जोड़ देता है रंगमंच। अब मैं जब शुरुआत किया तो मुझे झाड़ू लगाने वाले काम हो गए, चाय ला के देना है, हाँ, उनकी स्क्रिप्ट को प्रिंट करा लाओ, अब यहाँ पे सेट बन रहा है तो उसमें भूमिका, फिर उसके बाद डिज़ाइन हो रही वो करना है, डायलॉग्स भी करना है, म्यूज़िक में भी देखना है, लाइट्स को भी देखना है। तो एक एक बारीकी को जब सिखाते हैं तो फिर ये लगता है कि यार ये तो ज़िंदगी से, हर ज़िंदगी के आप किसी भी उसमें चले जाएँ फील्ड में, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, लेकिन वो एक जो आत्मविश्वास वो बढ़ा देता है ना रंगमंच, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं रंगमंच को आज भी प्राथमिकता देता हूँ। अभी कुछ प्ले हैं जो शुरू होने वाले हैं, उस प्ले में मैं भूमिका कर रहा हूँ। शायद वो 27 मार्च रंगमंच दिवस होता है, तो उस समय वो शायद आएंगे वो प्ले, और वो सागर में ही होने वाला है। सागर में। और आपने भोपाल, छतरपुर या ऐसी जगहों पर भी रंगमंच हाँ किया जी हुआ? बिल्कुल, भोपाल में भारत भवन में मैंने शो किया है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे ट्राइबल म्यूज़ियम है जो, हाँ वहाँ हाँ। भी शो किए हैं मैं, और ग्वालियर में किए हैं, दिल्ली में किया, मुंबई में मैंने शो किए हैं, सागर में किए ही हैं, छतरपुर में छत्रसाल जो होता है उसमें हमने एक भूमिका की थी। हाँ हाँ। तो बहुत सारे प्ले करने के बाद मज़ा प्ले में ये आता है, क्योंकि वो उसमें आपको जो अभिनय करना है वो लाइव करना है, जैसे क्रिकेट मैच होता है उसी तरह, गलती की कोई गलती की गुंजाइश गुंजाइश नहीं है। आप रोना है तो आपको रियल रोना है, हाँ। हकीकत में रोना है। हाँ हाँ। सामने पब्लिक बैठी हुई है, 1000-1500 की पब्लिक सामने है, आप गलती आप कर नहीं सकते, आप डायलॉग भूल नहीं सकते। वो जो होता है ना कि एकदम बांध देता है, जैसे ही थर्ड बेल हुई कि हाँ लीजिए प्रस्तुत है नाटक, और तड़ 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 तालियों की शुरुआत, ढोलक की थाप आई, और तो फिर देव सुनिए सुनो सुनो, तो फिर उसका आनंद ही अलग होता वो है। बिल्कुल जी। और एक थिएटर करने का आनंद अलग है, और अगर बतौर दर्शक मैं बात करूं तो थिएटर देखने का भी आनंद बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, दोनों उसी वे चरम दोनों सीमा एक पर दूसरे के पूरक हैं। पूरक है, और हाँ, चरम सीमा पर रहते हैं, बिल्कुल दर्शक बिल्कुल। भी और वो भी। तो अप्रतिम मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी बातचीत की अपने जीवन के बारे में, अपनी सारी जर्नी के बारे में। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आकाशवाणी छतरपुर आपको धन्यवाद देता है। आशा करते हैं कि
शीघ्र ही आप एक नए बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के आएंगे, बिल्कुल। सफलता के नए आयामों पर पहुंचेंगे, नए पायदान पर पहुंचेंगे और फिर आपसे एक और मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। पॉडकास्ट विद आकाशवाणी छतरपुर। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता, रंगमंच कलाकार और कंटेंट क्रिएटर अप्रतिम मिश्रा यानी गुड्डू भैया से एक मुलाकात।